everyone. Welcome to the first episode of PodP. It's not a podcast, it's people on difficult paths. Here we talk to the young professionals who are building their own dreams and reality and transforming the industries. Our first guest is a very special one. His name is Abhimanyu Paliwal. Today's episode is especially exciting as we have a guest who has been working in AI and surveillance system. He is the founder of the company named AI. From a mechanical engineer to a journey in AI-driven solutions and surveillance, his journey has been marvelous. Not the easy one, but a one with a tough road and a lot of ups and downs. So let's welcome Abhimanyu Paliwal. Let's get deep dive into his college life and how he came up to this point where he started his own startup. So Abhimanyu, आपकी जर्नी कैसी रही है कॉलेज के टाइम से, वो जो एक ट्रांजिशन होता है स्कूल टू कॉलेज और फिर ये डिसाइड करना कौन सी ब्रांच लेनी है, कैसे अपहोल्ड करना है, एंड वो 3-4 इयर्स की जर्नी में हाउ यू डिसाइडेड कि यू वांट टू गो इनटू एआई एंड लीव मैकेनिकल? ओके, सो 12th तक मैं स्टूडेंट था, साइंस थी, तो सोचा इंजीनियरिंग करते हैं. एंड उसी के साथ कुछ टाइम पहले आयरन मैन देखी थी, तो टोनी स्टार्क से बहुत इंस्पायर्ड था. कॉलेज में एंटर होते ही काउंसलिंग के लिए जब कॉलेज में गया तो उन्होंने भी गाइड किया कि मैकेनिकल में अच्छा स्कोप है. और उस टाइम आईटी, क्लाउड और एआई का इतना स्कोप में आइडिया नहीं था, तो फर्स्ट डे से ही मैकेनिकल के साथ स्टार्ट किया. बट स्टार्ट करते ही कुछ हर्डल्स आने लगे बिकॉज स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था, कॉलेज की दुनिया बिल्कुल अलग थी. एंटर होते ही सॉटी वाला फील आने लगा, खुद को वरुण धवन समझने लगे. ठीक है, अब लाइफ में यही तो एक्सप्लोर करना था. कॉलेज में एंटर होने के बाद कुछ टाइम ऐसा निकला जहाँ पे खुद को एक स्टार से कम नहीं समझ रहे थे, और क्योंकि स्कूल्स में बहुत ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया हुआ था, तो कॉलेज में भी लगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट सेमेस्टर आया, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स क्लियर हुए. सेकेंड ईयर तक आते आते रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ ड्रेस्टिकली चेंज हो गई है. फर्स्ट सेकेंड ईयर में इस हद तक बैक्स आई कि लगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ अपनी जो स्टूडियस पैटर्न था, जो एजुकेशन थी, उसको कहीं ना कहीं मैं लॉस करता गया. और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट मेरी दोस्तों की संगति से भी आया था, क्योंकि जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो कॉलेज में आप कूल दोस्त बनाने का ट्राई करते हो कि अपनी प्रोफाइल भी सबके साथ घुल मिल जाए, कूल लगे. तो कूल दोस्तों की वजह से आपका जो टाइम स्टडी में जाता था वो बिल्कुल ना जाके आपका अनवांटेड एक्टिविटीज़ में जाता था. तो उस वजह से मेरी सेकेंड ईयर तक बहुत सारी बैकलॉग्स लगी. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि मेरी बैकलॉग्स इस हद तक थी कि मैं कॉलेज के बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स में टॉप 5 में काउंट होता था. ओह माय गॉड. सो ये मेरी कॉलेज की जर्नी थी. So what was the turning point जब लगा कि नहीं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे ड्रीम्स गोल्स थे ही नहीं कॉलेज आने के. वो टर्निंग पॉइंट वेयर यू डिसाइडेड कि नहीं अब कुछ तो करना पड़ेगा. सो सेकेंड ईयर तक इतनी सारी बैक्स आ चुकी थी एंड ऑब्वियसली घर पे रिजल्ट्स पूछते हैं, ठीक है. एंड सेल्फ एनालाइज करने लगा मैं कि यार ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे मैं जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए बनी है. मेरे जो ड्रीम्स लेके मैं आया था कॉलेज में कि कॉलेज में मैं एंटर करूंगा, एक प्रोफेशनल करियर अपना चूज करूंगा, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करूंगा जहाँ पे हाई अर्निंग वर्थ मैं बनाऊंगा. बट जिस डायरेक्शन में मैं एंटर हुआ, उस डायरेक्शन से जो मेरी इनिशियल डायरेक्शन थी जहाँ मैं प्लान करके एंटर हुआ था, वो बिल्कुल ही अलग हो गई थी. तो रियलाइजेशन के बाद ये डिसाइड किया कि नहीं अब कुछ तो करना पड़ेगा. सो इन दैट मोमेंट जो सबसे पहली गलती मैंने की थी उसको मैंने सुधारा. जो कूल बनना स्टार्ट किया था, कूल बनने के लिए दोस्त लोग भी वैसे चुने थे, उनको सबसे पहले छोड़ा. वहां से मेरा ट्रांजिशन होना स्टार्ट हुआ. अब सेकंड पॉइंट जो सबसे बड़ा बर्डन मेरे पे बन चुका था उस टाइम तक, कि मेरी बहुत सारी बैक्स आ चुकी थी. एंड एनी हाउ अगर मुझे सक्सेसफुल होना था तो उन बैकलॉग्स को क्लियर करना था. अदरवाइज फाइनल ईयर तक जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तब आपका परसेप्शन कुछ अलग होता है. सेकेंड ईयर तक आते आते अपने सीनियर्स को जब आप चेक करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि नहीं 75% फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स की होती है, उन्हीं को अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं. अदरवाइज प्लेसमेंट्स लेना भी एक टफ जॉब बन जाता है. तो मुझे लगा ब्रो इससे तो नहीं होगा. देन दैट्स हाउ मेरे एक सीनियर थे जिनसे मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर के ड्यूरेशन में ही मिला था, उनसे मैंने ये सिचुएशन कंसल्ट की एंड ही रियली गाइडेड मी लाइक अ बिग ब्रदर. और उन्होंने मुझे बताया कि जिस पैटर्न से मैं पढ़ रहा हूँ वो पैटर्न ही गलत है, और मुझे पढ़ाई का पहले पैटर्न चेंज करना पड़ा. सो इंजीनियरिंग में मोस्ट स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे
कि जब आप पढ़ते हो तो एग्जाम से एग्जैक्ट 7 डेज पहले आप पढ़ते हो और आप सोचते हो कि ठीक है पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाता है, बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं था बिकॉज मेरा फर्स्ट डे से मुझे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता था। तो मेरे सीनियर ने भी यही कंसल्ट मुझे किया कि जो पढ़ने का पैटर्न अभी 7 डेज वाला है ना उसको चेंज करना पड़ेगा और फर्स्ट डे से वो पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो जैसे ही मैं 5th सेमेस्टर में 3rd ईयर में एंटर हुआ, मैंने फर्स्ट डे से अपना गोल बना लिया कि अब मुझे बुक बेसिस ही लर्निंग करनी है और डेली कुछ ना कुछ लर्न करना है। यहाँ पे एक और चैलेंज मेरे साथ ये था कि 5th सेम में मेरे एग्जाम्स थे वो मैं क्लियर कर लेता, बट मेरे 3rd सेम और 1st सेम के भी एग्जाम्स थे, प्रीवियस बैकलॉग्स एग्जाम्स थे, वो भी मुझे क्लियर करने थे। तो उनको क्लियर करने के लिए मुझे स्टडी पैटर्न बिल्कुल चेंज करना पड़ा। सेम पार्ट मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई प्रोफेसर भी कराते हैं, खुद बुक से भी होती है। देन दैट्स हाउ आई डिसाइडेड, ठीक है प्रोफेसर कराएंगे, सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो अगर मुझे कुछ अलग पढ़ना है तो खुद से पढ़ना पड़ेगा। वहां से बुक्स पढ़ने की हैबिट फॉर्म हुई और अच्छी बात ये हुई उस बुक्स पढ़ने की हैबिट फॉर्म ने मेरा इतना टाइम डाइल्यूट करना स्टार्ट किया कि मेरे नियर अबाउट 16-18 आवर्स डेली बेसिस पे पढ़ाई में निकलते थे। एंड वो ट्रांजिशन पॉइंट लाइफ में चला जिससे मेरी बैकलॉग्स धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हुई और फाइनल ईयर तक मैं एनी हाउ 72 परसेंटाइल के साथ उस एग्जाम को क्लियर किया। ओके ग्रेट। तो ये जर्नी बहुत ऐसे हिकअप्स वाली रही है, अप्स एंड डाउन्स। सो डू यू ऑल्सो बिलीव कि कॉलेज के अंदर जाके जब तुम जो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स चूज करते हो वो बहुत मैटर करता है तुम्हारे करियर चॉइसेस में, जो तुम फ्यूचर में जहाँ पॉइंट आउट करने वाले हो? मैं इस पार्ट को ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, अगर आप स्कूल्स में भी हो और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो, तो जो भी आप दोस्त चूज करते हो उसका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। राइट। हमें बचपन से बहुत स्टोरीज ऐसी सुनाई गई हैं कि जैसी संगत में आप रहोगे वैसे हो जाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत। इट रियली हैपेंस। राइट, ट्रू। सो फिर जब बैग्स वगैरह क्लियर होने लगे, एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करा, तो हाउ डिड यू टर्न इनटू मैकेनिकल से एआई? मतलब मैकेनिकल में एज फार एज आई नो एआई से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड नहीं पढ़ाते इंजीनियरिंग में। सो वो ट्रांजिशन कहाँ से हुआ कि ओके यहाँ जाना है? सो मैकेनिकल में अब क्योंकि मेरे स्टडी आवर्स ज़्यादा हो गए थे, तो ज़्यादा स्टडी करते करते वी ऑलरेडी नो कि हमें थोड़ा चिल करने के लिए थोड़ा जोन आउट होना पड़ता है। तो व्हेन वी स्टडी हार्ड हमें कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स भी चाहिए होता है, कुछ ऐसा सोर्स चाहिए होता है जिससे हम अपने ब्रेन को कहीं और भी इंगेज कर सकें। अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था कि मैं अपने वापस स्कूल फ्रेंड्स के पास जाऊं, वहां पे उनके साथ चिल आउट करूं, ठीक है। तो अब मेरे को कोई और ऑल्टरनेटिव उसका ढूंढना था। तो दैट्स हाउ स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स कि क्या मेरे लिए और ऑल्टरनेटिव बेटर हो सकता है जिससे मैं अपनी लाइफ को इसी पैटर्न में आगे ट्रांसफॉर्म करता चलूं। एंड सडनली वन डे इट हैपेंड कि एक नोटिस बोर्ड पे मुझे कॉलेज इवेंट का, इंटर कॉलेज इवेंट का एक नोट लगा मिला। वहां पे रोबोटिक्स कंपटीशन करके कुछ लिखा हुआ था। दो आई एम अ कोर मैकेनिकल गाय, तो मेरे को पढ़ते ही अच्छा लगा कि यार यहाँ पे कुछ रोबोट जैसा बनाने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है पार्टिसिपेट करते हैं। देन आई वेंट बैक टू द सेम गाय जिन्होंने मुझे गाइड किया था कि सर ऐसा ऐसा है, आपने मुझे गाइड किया था, नाउ आई नीड वन मोर सपोर्ट कि आपको मेरे साथ इस कंपटीशन में चलना पड़ेगा। एंड ही वॉज रियली स्टूडियस। उन्होंने अपफ्रंट मुझे मना कर दिया था कि नहीं ब्रो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी। देन आई एनी हाउ कन्विंस्ड हिम कि चलते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा। फिर मैंने उन्हें पूरा कॉन्सेप्ट बताया। तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक रोबो वॉर में पार्टिसिपेट करना था, जिस रोबो वॉर के लिए हमें एक रोबो बना के अपने साथ लेके जाना था। वहां पे जब हम रोबो बना के लेके गए तो हमारा जो रोबो था वो 3.5 kg का था। वहां पे जाके हमें पता चला हम यहाँ स्टैंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे 35-45 kg तक के रोबोट्स थे। एंड एनी हाउ वहां पहुंचने के बाद वापस एक हिट मिला कि यहाँ तो हम स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। मेरे सीनियर्स ने भी जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि ये बॉट हमारा बहुत छोटा है, तो क्या इनसे कंपीट करना सही है? देन मैंने कहा कि ठीक है आज के लिए तो आ ही गए हैं, तो ट्राई आउट करके देखते हैं क्या होगा या नहीं होगा। सो एनी हाउ वी पार्टिसिपेटेड इन दैट। और फर्स्ट इवेंट में जो हमारा फर्स्ट कॉम्पिटिटर था वो 8 kg का था और उससे हम एनी हाउ जीत गए। बट सेकेंड कॉम्पिटिशन जो हमारा फाइनल कॉम्पिटिशन था उसके अंदर हमारा जो कॉम्पिटिशन में सामने एक बॉट आया, दैट वाज ऑफ 45 kg। 3.5 kg वर्सेस 45 kg। सबको लग रहा था ये बॉट जो है चकनाचूर होके जाएगा, एंड वैसा हुआ भी। इनिशियल 3 पॉइंट्स में, सो लेट मी टेल द ऑडियंस कि एक सर्कुलर एरेना होता है, उससे एक बॉट को बाहर निकालना होता है। ये रोबो वॉर का कॉन्सेप्ट होता है।
सो उस सर्कुलर एरिना में हमने हमारा बॉल उतारा, उन्होंने उतारा और बैक टू बैक उन्होंने हमें पुश करके 3 पॉइंट्स ले लिए। अब 3 पॉइंट्स आने के बाद और इतनी क्राउडेड से अब कवर्ड अप होने के बाद आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो। तो फिर मुझे थोड़ा पानी पी के रिलैक्स होने के बाद मैंने सोचा कि कुछ और अप्रोच ट्राई की जाए। तो उस अप्रोच को हमने चेंज किया और एनी हाउ हमें फर्स्ट पॉइंट मिला। और वो फर्स्ट पॉइंट मिलने का तरीका ये था कि अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म्स में इसको बात करें तो जो सामने वाला बॉट था उसका वेट ज्यादा था, 45 केजी वेट ज्यादा था। हमारे वाले बॉट का वेट कम था और स्पीड ज्यादा थी। राइट। तो अगर वो अपने वेट के साथ आगे बढ़ता किसी भी स्पीड के साथ तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता जो उस मोमेंटम को रोकने में उसे टाइम लगता। हमने क्या किया, उसके पीछे जाके उसे हिट किया, थोड़ा और मोमेंटम गेन करवाया और वो एरिना से बाहर। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट हमने ऐसा लिया तो पूरी ऑडियंस में कुछ ऐसी हवा हुई कि कुछ तो किया है इसने। फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट यहां से मेरा शुरू हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर हम हमारे ब्रेन का सही यूटिलाइजेशन करें तो आई कैन मेक बिग थिंग्स। वहां पे नो वन विल बिलीव वो इवेंट हमने 8-5 से जीता था। वाओ, दैट्स सो इंस्पिरेशनल। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। उसके बाद आई नेवर लुक बैक कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट क्लब, जहां पे हम हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मल्टीपल रोबोट्स बनाते थे और डिफरेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते थे। वहीं से क्योंकि अब हमने लोगों को देखना स्टार्ट किया कि लोग जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, कुछ रोबो रेस में प्ले कर रहे हैं। देन आई थॉट कि अगर मैकेनिकल में कुछ एक्सटेंशन करना है तो रोबोटिक्स में करना है, रोबोटिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लर्न करना पड़ेगा। अब वो क्योंकि हैबिट फॉर्म हो चुकी थी बहुत सारा पढ़ने की, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक पढ़ना स्टार्ट की, माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करना स्टार्ट किया। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट करते करते फिर आईओटी सीखा, फिर आईओटी के बाद बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी, प्रोग्रामिंग के साथ एआई के फील्ड में एंटर हुआ और डीप डाउन लर्न करते करते एआई की डेप्थ में मैं आया। सो ये सारा सिर्फ एक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन था कि हाँ, आई वांट टू लर्न एंड डू ऑल दिस थिंग्स आफ्टर दैट बैग्स एंड वाला सारा लॉक्स। सो उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्शियसनेस तब आई जब मैंने एक डिसीजन लिया और उस पे मैं स्टिक रहा। अदरवाइज लोगों के साथ अभी भी होता है और मेरे साथ भी कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग डिसीजन लेते हैं और वापस बैक उसी पुराने वाले डिसीजन पे चले जाते हैं। सो यू हैव टू स्टिक दैट पॉइंट, जो आपने लिया है उस पे आप चलते चले जाओ। स्टे विद द डिसीजन एंड यू विल गो बाउंस ऑन दैट। सो एआई के अंदर एंटर हो गए, फिर आफ्टर कॉलेज जॉब ली कॉलेज से या फिर खुद का कुछ स्टार्ट करा? हाउ डिड यू मूव फॉरवर्ड विद दैट? सो कॉलेज कंप्लीट होने तक क्योंकि हमारा एक रोबो क्लब बन चुका था तो जॉब लेने का ऐसा कोई मूड नहीं था। बट किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले लोगों को प्रूव करना होता है। सो अगर मैं अपने कॉलेज ग्रुप से बोलता कि नहीं चलो एक काम करते हैं, हम इसको और लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो नो वन कुड बिलीव मी कि क्या ऐसा कर सकते हैं। बट आई हैड अ विजन कि अगर हमें लर्निंग बचपन से इस चीज की नहीं मिली है तो शायद और स्टूडेंट्स को भी नहीं मिली होगी। दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि जो हम सीख रहे हैं क्यों ना उसको स्कूल स्टूडेंट्स तक पास ऑन किया जाए और स्कूल स्टूडेंट्स को कॉलेज से पहले ही इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए। दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू माय फर्स्ट जॉब वेयर आई हैड अ क्लियर विजन कि मुझे अब स्कूल स्टूडेंट्स तक इसको पास ऑन करना है। तो वहां पे मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि जब भी आप एक क्लियर गोल से निकलते हो तो कहीं ना कहीं गॉड देख रहा होता है, आपके रास्ते खोल देता है। मेरे साथ भी सेम यही हुआ कि जब मैं उस विजन से बाहर उतरा, मैं इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर रहा था, तो भगवान ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करवाया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम्ड एज अटल टिंकरिंग लैब। और उसमें मल्टीपल स्कूल्स में गवर्नमेंट को अटल टिंकरिंग लैब सेटअप करने थे। तो उन इनिशिएटिव के बारे में स्कूल्स को पता लगना स्टार्ट हुआ और कहीं ना कहीं स्कूल्स की रिक्वायरमेंट आई कि उन्हें भी कुछ ऐसा टिंकरिंग टाइप उनके स्कूल में स्टार्ट करना है। बट नो वन हैड क्लियर आइडिया बिकॉज जिस ईयर में मैंने पास आउट किया उसी ईयर ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई। तो लर्निंग का पैटर्न किसी को भी नहीं पता था कि लर्निंग कैसे होगी, क्या होगी। दैट्स हाउ आई स्टेप इन और मैंने फर्स्ट अपना इंटरव्यू दिया और उसमें मैंने क्रैक इन किया, जहां पे मुझे एज अ रोबोटिक्स ट्रेनर मेरी फर्स्ट जॉब मिली। तो मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया एंड पढ़ाते पढ़ाते अच्छी बात ये भी हुई कि क्योंकि आई वॉज रियली डेडिकेटेड, मुझे यही करना था, तो पढ़ाते पढ़ाते आई गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज टू टीच इन सेम स्कूल।
फिर स्कूल्स बढ़ते गए, फिर मैंने अपनी टीम्स को बताना स्टार्ट किया कि हमने ये प्लान किया था, ठीक है, हमने इस कॉलेज में एग्जीक्यूट किया, अगर हम स्कूल्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो इस टाइप से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मार्केटिंग इज कॉलिंग अस। तो वहां पे हमने फिर टीम एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, ट्रेनर्स हायर करना स्टार्ट किए, स्कूल्स में लैब सेटअप करने स्टार्ट किए, एंड बाय द एंड ऑफ 5th ईयर वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स। Wow, 25,000 students. And schools कितने हैं? स्कूल्स अराउंड 22 स्कूल्स थे। ओके, 22 स्कूल। और कितनी जगहों से इनिशियली ऐसे लात पड़ी होगी, बिकॉज नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द आइडिया अचानक से कॉलेज पास आउट को अपने स्कूल में अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए बुला दे, तो वो एक क्या रहा होगा? हाउ यू कन्विंस देम? मतलब सेलिंग योरसेल्फ एंड योर प्रोडक्ट इज योर नॉलेज ओवर हियर, तो कैसे खुद को सेल आउट करा है यहाँ पे, रादर देन सेलिंग योर रिज्यूमे ऑफ इंजीनियरिंग, योर स्किल्स, क्योंकि मैकेनिकल बैकग्राउंड है, रोबोटिक्स है भी नहीं। सो सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही था, क्योंकि उस टाइम तक टेक की नॉलेज थी, ये नहीं पता था कि खुद को कैसे सेल करना और क्या सेल करना है। दो रिज्यूम आज के टाइम पे वी हैव एआई इस एक्सटेंशन तक कि हमें कुछ बहुत सारी चीजें प्री बिल्ड मिल जाती हैं, बट रिज्यूम भी उस लेवल का नहीं था कि मैं जाके प्रेजेंट करूं। सेम मैकेनिकल है, उनको देखते ही लगता है तो मैकेनिकल है, तो आप टीचिंग के लिए फिट ही नहीं होते हो। सो मैंने उस टाइम 5 इंटरव्यूज दिए थे। 5 इंटरव्यूज में आई हैव गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम 4। 5th में एनी हाउ, क्योंकि रिज्यूम कंटिन्यूसली अपडेट किया, अपनी गलतियों से मिस्टेक से सीखा, सीखने के बाद 5th रिज्यूम जो मैंने अपडेट किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, तब जाके मैंने पिच इन किया। एंड वहां पे मुझे रियल में लगा कि खुद को भी सेल करना कितना हार्ड है, क्योंकि अब तक जो 4 महीने में कर रहा था तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम 4 ऑफ द स्कूल्स। 5th में मैंने बताया कि हमें ये करना चाहिए और मैं ये कर सकता हूं। सो दैट्स व्हाई आई हैव सोल्ड माई सेल्फ, एंड इट इज रियली हार्ड टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज आपका रिज्यूम एक लेवल तक रोल प्ले कर सकता है, वो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है। आफ्टर दैट कोई भी परचेज आपको तब करेगा व्हेन दे विल गेट कॉन्फिडेंस इन यू। सो वहां पे मुझे उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ा कि मैं ये कर सकता हूं, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बाद भी यू हैव टू अटेन दैट कि आपने ठीक है करके दिखाया, देन अगेन करके दिखाया, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एट ईच एंड एवरी पॉइंट। दैट्स हाउ फर्स्ट 3 स्कूल्स में मैंने अकेले पढ़ाया, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंड होते हुए मतलब टीम्स के साथ, क्योंकि वो एक पैशन, एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बन गया था। हमारे पास स्टूडेंट्स थे, बट हमें और टीचर्स चाहिए थे और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और स्कूल्स चाहिए थे। तो अगर मुझे किसी को भी हायर भी करना पड़ता था, किसी ट्रेनर को मुझे हायर करना पड़ता था, बिकॉज उस टाइम तक रोबोटिक्स ट्रेनर इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सो वी वर हायरिंग कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड आईटी इंजीनियर्स। तो उन्हें भी बड़ा विजन दिखा के मुझे सेल करना पड़ता था कि ये हमारी कंपनी है, ऐसे बच्चों को ट्रेन कर रही है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस विजन। सो यहां से हमारी जर्नी मूव करती रही। फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप वेयर यू मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स, जॉब या फिर एआई चालू हो ही गया तो उस टाइम भी? एआई ऑलरेडी वहां पे स्टार्ट हो चुका था, तो रोबोटिक्स के साथ हमने बेसिक स्टफ, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, एंड बेसिक एआई का इंट्रोडक्शन भी उस टाइम तक हुआ था। एंड व्हाइल वर्किंग ऑन माइक्रो कंट्रोलर्स और बेसिक एआई स्टफ, तो उतना नॉलेज मुझे था, बट कहीं ना कहीं एक वो पढ़ाने के सेंस से इट वाज फाइन, बट मुझे 5 साल इसमें इन्वेस्ट करने के बाद लगा कि वी हैव ऑलरेडी सॉल्व अ स्मॉल प्रॉब्लम, बट दुनिया में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और रियल में अगर वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो विद द हेल्प ऑफ एआई सॉल्व होंगी, क्योंकि उस टाइम तक हम बहुत सारे टूल्स देख रहे थे जो कि कंटिन्यूअस डेवलप हो रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एक इंजीनियरिंग के बाद कोई भी कैंडिडेट मार्केट में उतरता है तो उसको मार्केट की नॉलेज से और ज्यादा नॉलेज गेन होती है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years विद मैट्रिकल्स कि कुछ जॉब करना चाहिए। So that's how I entered into one of the AI company. वहाँ पे मैंने कुछ AI प्रोडक्ट्स डेवलप करना स्टार्ट किए, एंड क्योंकि ऑलरेडी IoT की नॉलेज थी, AI की एक्सपर्टीज थी, अब वहाँ पे AI की लर्निंग भी मुझे डीप में जाके करनी पड़ी, बिकॉज आप एक तो ट्रेन करते हो, आप एक रियल लाइफ सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो प्रोडक्ट्स कभी भी POCs की तरह वर्क नहीं करते हैं। इट हैज टू बी टेस्टेड एंड टू एंड, क्योंकि वो एंड यूजर के पास जाके बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देना चाहिए। सो वहां पे ये लर्निंग मिली, और उसके बाद जर्नी और ट्रांसफॉर्म होती गई। सो व्हाट इज दिस न्यू सर्विलेंस सिस्टम जिस पे आप वर्क कर रहे हो, और हाउ डिड दिस स्टार्ट? आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया, एंड बैकबोन ऑफ बिल्डिंग इट, एंड हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल इन करंट सिचुएशन? सो
वाइल वर्किंग विथ माई प्रीवियस कंपनी मुझे जेन का एक्सपोजर मिल गया था एंड जेन में डीप डाउन वर्क करने के बाद मुझे समझ में आया कि विजुअल साइड अभी भी एआई इतना अपग्रेड नहीं हुआ है। स्टिल यहाँ पे कंटिन्यूअस अगर हम एआई को ट्रेन करते चलें तो बहुत अच्छा स्कोप है, बट एक्सटेंसिवली उसको ले जाने के लिए वी हैव टू डू सम स्टेप्स। एंड उसी के साथ मेंटोर से डिस्कस करते टाइम मुझे ये समझ में आया कि हॉस्पिटल सेक्टर में क्रिटिकल केयर की रियल में ग्रो होने की नीड है। सो लेट्स से आज भी ऐसा होता है, इफ आई टॉक अबाउट द स्टैट्स, सो in each 4 minutes there is one life who swaps away, goes away। तो हर 4 मिनट में किसी एक इंसान की डेथ होना इज रियली अ बिग प्रॉब्लम। तो हम बोलते हैं कि हमने मेडिकल फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव कर लिया है, हमने क्रिटिकल केयर पे बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया है, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन नेग्लिजेंस अभी भी है। Obviously. सो ऑब्वियसली अगर हॉस्पिटल में पेशेंट्स होंगे तो उनके ध्यान रखने वाले स्टाफ मेंबर्स भी होंगे, एंड स्टाफ मेंबर्स भी ह्यूमंस हैं। अगर वो ह्यूमंस प्रॉपर विजुलेंस नहीं कर पाएंगे तो किसी एक थर्ड पर्सन को वहां आना पड़ेगा जो उनको मतलब मॉनिटर करके बता सके कि यहाँ सिचुएशन गलत हो रही है। दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस आइडिया, जहां पे हम एग्जिस्टिंग सर्विलेंस को इंप्रूव करते हैं और स्टाफ मेंबर्स को नोटिफाई करते हैं अगर कोई भी पेशेंट क्रिटिकल हो रहा होता है या कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली होती है। सो अभी आप कितने हॉस्पिटल्स में हो और हाउ मेनी काइंड ऑफ लाइक लाइफ यू हैव सेव्ड एंड व्हाट इज योर कंपनी वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द, आप जैसे इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हो तो अभी आपकी कंपनी वैल्यूएशन कितनी है अप्रॉक्स? सो अगर मैं बताऊं तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 8 हॉस्पिटल एट इनिशियल, और 8 हॉस्पिटल भी हमने बहुत स्लो पेस पे ग्रो किए हैं, इसीलिए हम 8 हॉस्पिटल पहुंचे बिकॉज और की फैक्टर वाज डेवलपिंग और ओन एआई मॉडल। तो हमारा खुद का एआई मॉडल डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे डेटा सेट की जरूरत थी, तो वी वर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग और डेटा सेट, और उसी के साथ हमने धीरे धीरे एक्सपेंड करना भी चालू रखा। बट ऑलरेडी एक्सपेंड करते करते, एआई को ट्रेन करते करते हमने ऑलरेडी 9 क्रिटिकल इंसिडेंट सेव कर लिए, जिसमें से कुछ लाइव्स भी हैं। सो दिस इज अबाउट द स्टैट्स। बट उससे पहले भी मतलब इसकी जर्नी भी बहुत इजी नहीं थी, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आप स्टार्टअप करने जाते हो, चाहे वो पहला स्टार्टअप हो या 10th स्टार्टअप हो या 50th स्टार्टअप हो, स्टार्टअप इज स्टार्टअप, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। सो जब हमने हॉस्पिटल्स को इस आइडिया पे पिच करना स्टार्ट किया था तो हॉस्पिटल्स रियली डू नॉट वांटेड टू चेंज, और वो कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट चाहते ही नहीं थे, बिकॉज उनको पता है उनका एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है। उसके बाद भी मल्टीपल हॉस्पिटल्स को पिच करने के लिए हमें मल्टीपल पैटर्न्स लाने पड़े, अगेन दैट सेलिंग पैटर्न कम इन, और हमें खुद को वापस सेल करना पड़ा, प्रोडक्ट को सेल करना पड़ा। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड सम पायलट प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स हॉस्पिटल के साथ, एंड उस पायलट को इंप्रूव करते करते वी गॉट एफिशिएंसी कि अब रिजल्ट्स बोल रहे हैं। राइट। सो या दैट वाज द जर्नी ऑफ दैट। एंड अगर मैं प्रोडक्ट को थोड़ा सा और डीप डाउन लेके बताऊं, व्हाट वी आर बिल्डिंग सर्विलेंस टूल, जो कि एग्जिस्टिंग सर्विलेंस या सीसीटीवी कैमरास से नेक्स्ट लेवल है। सो अभी भी जो हमारे ट्रेडिशनल सर्विलेंस सिस्टम्स होते हैं, जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, वो कंटिन्यूअस फुटेजेस को वॉच करते हुए अपनी हार्ड ड्राइव में एज अ रिकॉर्ड करके रखते हैं। जब भी कोई इंसिडेंट अकर होता है, हमें मैन्युअली जाके उस हार्ड ड्राइव में चेक करना पड़ता है या सिस्टम पे चेक करना पड़ता है कि क्या इंसिडेंट हुआ था, उसमें किसकी वजह से वो मिस्टेक थी। तो इसको चेक करने के लिए हमें नियर अबाउट 4 to 6 आवर्स मिनिमम डाइल्यूट करने पड़ते हैं, एंड इट इज रियली अ हेक्टिक जॉब एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो उसको एलिमिनेट करने के लिए वी हैव क्रिएटेड आवर ओन एआई एजेंट, जहां पे अभी बेसिक फंक्शनैलिटी उसकी ये है कि कोई भी पेशेंट अगर कोलैप हो रहा होगा या उसकी सिचुएशन क्रिटिकल हो रही होगी, या किसी स्टाफ मेंबर के साथ मिसबिहेव किया जा रहा होगा, लाइक हैरेसमेंट जो यूजुअली होता है हॉस्पिटल्स में, या फिर कुछ चोरी हो रहा होगा, या फिर अगर कहीं वायलेंस होगा, तो इस टाइप की सिचुएशंस को वो आइडेंटिफाई करके रियल टाइम पे जो भी रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं, लेट्स से अगर कोई पेशेंट कोलैप कर रहा है तो स्टाफ मेंबर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन जानी जरूरी है, एंड अगर कोई चोरी हो रही है तो गार्ड तक वो इन्फॉर्मेशन जानी जरूरी है। तो उन जो भी रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं उनके पास रियल टाइम पे नोटिफिकेशन जाता है, और नोटिफिकेशन जाने के साथ पूरी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है कि करंट सिचुएशन में ये हो रहा है, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो कोई भी यूजर डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट की मोबाइल एप्लीकेशन से उसको चेक करके डायरेक्ट उस प्रॉब्लम पे एक्शन लेके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकता है। सो कैमरा में तुम लेट चेक कर सकते हो इंसिडेंट होने के बाद,
इस AI सिस्टम के साथ में रियल टाइम में तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट एबनॉर्मल थिंग इज हैपनिंग बेसिकली, राइट? करेक्ट, विद इन 16 सेकेंड आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं कि क्या हो रहा है. सो इट वाज प्रीवियसली 4 to 6 आवर्स जिसमें आप एनालाइज करते थे और आपको एक्शन लेने में, अगर कोई चोरी हुई है तो आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी, सो ऑन, मिलने में टाइम लगता था. नाउ थिंक अबाउट इट, किसी ने चोरी करना शुरू किया, आपके पास 16 सेकंड में नोटिफिकेशन आया, यू हैव देयर फेस कि कौन चोरी कर रहा है. विद इन 1 मिनट आपने उसको कैच किया एंड यू हैव क्लियरिफाइड द प्रॉब्लम. सो इट्स बेसिकली AI है सिचुएशन और रूम को स्टडी करता है, खुद भी लर्न करता है, एंड देन इट फाइंड्स द एबनॉर्मल चीजें जो वहाँ पे हो रही है टू नोटिफाई अस, राइट? करेक्ट. ओके, सो कमिंग ऑन टूवर्ड्स कि आपकी जो जर्नी रही है ये वाली, जनरली ना भी न्यू ऐसा चलता रहता है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, दैट इट्स वेरी इजी टू गेट फंडिंग नाउ डेज स्टार्टअप के लिए. सो हाउ हार्ड इट इज टू गेट फंडिंग एंड हाउ हार्ड इट इज टू स्टेबलाइज और put yourself out there in front of investors? There's 100 of startups going on every day, so what has been your journey in that? Okay, so इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करना चाहूँगा कि फंडिंग लेना इजी नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट प्रीवियस सिनेरियोज, तो पहले के टाइम पे ये हुआ करता था कि स्टार्टअप्स बहुत कम हुआ करते थे, तो सेम एज इन्वेस्टर्स भी बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते थे वो जाइंट कंपनीज होती थी एंड स्टार्टअप्स को कोई उस टाइम पे वैल्यू नहीं रखता था. बट सिनेरियो हैज चेंज टुडे. आज स्टार्टअप्स बहुत रैपिड पेस पे बड़े भी हो रहे हैं एंड इंडिया में स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर मोर देन 10 लाख स्टार्टअप्स कम ईच ईयर, राइट? बट ऐसा नहीं है कि सारे बड़े होते हैं एंड सेम इन्वेस्टर नोज दिस थिंग. तो इसीलिए इन्वेस्टर भी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं. इफ आई टेक अ सिनेरियो, अगर मैं अपने पापा से भी बोलूंगा पापा मुझे 5 करोड़ चाहिए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो इनिशियल लेवल पे मुझे नहीं देंगे. दो उनके पास हो सकता है हो, बट फिर भी मुझे नहीं देंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन मी. सेम इन्वेस्टर्स के साथ होता है. आप जाके बोलोगे मुझे 5 करोड़ चाहिए, इस वैल्यूएशन पे 50 करोड़ चाहिए, तो वो क्यों देंगे? दे विल फर्स्ट एनालाइज यू. वो आपका प्रोडक्ट चेक करेंगे, आपकी टीम चेक करेंगे, आपकी कैपेबिलिटीज चेक करेंगे, उसके बाद एज अ पर्सन आप कैसे हैं वो चेक करेंगे, क्योंकि बिकॉज दैट गाय इज टोटली रैंडम, तो वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है. तो पहले ही पूरे एनालाइज करने के बाद वो एक कंक्लूजन निकालेगा कि हाँ ये मार्केट बड़ा हो सकता है, ये पर्सन इसको बड़ा कर सकता है. दैट्स हाउ दे दैट आफ्टर दैट दे थिंक अबाउट इट कि ट्राई करना चाहिए. ट्राई करने के बाद भी इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस जिसे ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, जिसमें नियर अबाउट 2 to 3 months लगते हैं, जिसमें पूरी पेपर प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होते हैं. तब जाके विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months अगर आप डेडिकेटेडली लगे हुए हैं, तब जाके आपके पास कुछ गुड आउटपुट्स आते हैं. अदरवाइज इट इज रियली हार्ड टू गेट इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड. सो स्टार्टअप्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, देयर आर वेरी लो डेज ऑल्सो, जब लगता है कि यार कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, यहाँ से भी लात पड़ रही है, वहाँ से भी लात पड़ रही है, इतने एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं 16-18 घंटे. तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड इन दोस टाइम्स एंड व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस द यंग जनरेशन के व्हाट आर दोस पॉइंट्स जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, दीज आर द पॉइंट्स, अगर तुम फोकस करोगे तो यू विल कीप गोइंग. तो लाइफ में कभी भी आपके सेम डेज या सेम हाई पॉइंट्स नहीं होंगे. जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे, यू हैव टू किक योरसेल्फ कि आप जिस भी विजन पे काम कर रहे हो, दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प पीपल. और अगर वो लोगों के लिए है तो आपको पुश मिलेगा और आप करना स्टार्ट करोगे. बट ऑब्वियसली आपने मॉर्निंग में एनर्जी से स्टार्ट किया, तो हो सकता है सेम डे ही आपको बैक टू बैक 5 रिजेक्शंस मिले, और रिजेक्शंस मिलने के बाद यू स्टार्ट फीलिंग लो, और लो होने के बाद यू अगेन कीप ऑन सेइंग योरसेल्फ कि नहीं, वापस करना है, वापस करना है. बूस्ट योरसेल्फ, एंड व्हेन यू विल बूस्ट योरसेल्फ, आप वो वापस मोटिवेशन के साथ करने लगोगे. So what is your hobby to cope up with the difficult times? Like nowadays people do meditation, some go for running. So how do you cope up with your parts? So as it was reading books before, it is same reading books. तो जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, I take a step back, मैं अपने लिए टाइम लेता हूँ. तो आई टेक 1 hour 2 hour बैक, और उसमें मैं अपनी डायरी के साथ, अपनी बुक के साथ बैठ जाता हूँ. तो इधर आई राइट सम पॉइंट्स कि कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, सेल्फ एनालाइज करता हूँ और उन पॉइंट्स को लिखता हूँ. और आई रीड अबाउट सम स्टोरीज या बुक्स जो सेम मेरी ही किसी प्रोफाइल या जर्नी के साथ मैच करती है. सो लेट्स से अगर मैं किसी ऐसे चैलेंजिंग पार्ट पे फंसा हूँ जहाँ पे
मुझे फाइनेंस नहीं आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है या लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आई ट्राई टू रीड अबाउट बुक्स ऑफ पीपल जिन्होंने ऑलरेडी ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं। आई रीड अबाउट पीपल्स लाइक दिस, और मैं कुछ ऐसी बुक्स एक्सप्लोर करूंगा या बुक्स पढ़ूंगा जो ऑलरेडी किसी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में है, जिन्होंने भी सेम हिट किया है। Okay, great. So reading books to calm up your mind basically. So if अगर आपकी लाइफ स्टोरी पे अभी तक पे अगर कोई मूवी बनाई जाए तो what would you name it? Movie. So as I was a backbencher student and I have breakthroughs some of the things. So अगर कोई मूवी होगी तो it will be Backbencher to Breakthrough. Nice, good name, Backbencher to Breakthrough. So basically nowadays ना all of the students are motivated towards taking CS, seeing कि CS में बहुत अच्छा जो पैकेज लग जाता है and all. They don't see the efforts behind it के क्योंकि कॉलेज में आज भी वही पुराना चल रहा है syllabus and technology is growing very fast in this matter of fact. So what would be your advice to the students who are currently taking CS or who are freshers? How should they mold themselves to beat up with the competition that's going on? इस सिचुएशन को अगर मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझाऊं तो इट हैपेंस विद एवरीवन। हमें सबसे आगे रहना है, बट सबसे आगे रहने के लिए जो अभी करंट में ट्रेंड है उससे कोप अप करके चलना पड़ेगा। आज के 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता था, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और दूसरा वहीं पे कंप्यूटर सेवी पर्सन है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर सेवी पर्सन के इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते थे कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट्स के जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। सेम इन टुडेज वर्ल्ड, अगर किसी बच्चे को एआई का नॉलेज नहीं है, एआई टूल्स का नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए जॉब क्रैक करना थोड़ा सा हार्ड होगा। बट ऐसा नहीं है अगर आप कंप्यूटर साइंस ले लोगे तो ही आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, आप अदर फील्ड में ग्रो नहीं करोगे। अगर मैं इस अकॉर्डिंग देखूं तो क्या आर्ट्स वाले बच्चे ग्रो नहीं करेंगे? क्या कॉमर्स वाले बच्चे ग्रो नहीं करेंगे? क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स ग्रो नहीं करेंगे? ऑब्वियसली वो अपने वर्टिकल्स में ग्रो करेंगे, बट उनको कहीं ना कहीं इन टूल्स के साथ मतलब कंटिन्यूअस अडेप्टेशन में रहना पड़ेगा और इनको लर्न करते हुए अपने फील्ड में एक्सेल करना होगा। Right, that was good advice on it, Abhimanyu. So it was great talking to you. We have come to the end of this podcast, and I am inspired so much from all the talk we have had today, and I wish that the audience is also. Thank you so much for coming, and if you are watching, let us know what next field or next young entrepreneur or a young professional you want to see in which field sector, and we'll bring it to you. Thank you so much. Yeah, thank you audience. Thank you Sajna. Please subscribe.